तो एक दिन कोई बोला कि अरे वो तो भैया फौज में चले गए, तो मतलब फौज में जाते कैसे हैं? मुझे दौड़ना पड़ता है फौज में जाने के लिए। क्यों, आप लोगों को भी कोई पता है ना दौड़ना पड़ता है? बोले मैं तो कोई दौड़ा नहीं। बोले नहीं, सुबह 5 बजे उठना पड़ता है और उठ करके ग्राउंड में जाकर के दौड़ने से और फौज में सिलेक्शन हो जाता है। 100 मीटर दौड़ा, बिल्कुल थक गया, बिल्कुल, क्योंकि दौड़ा नहीं था। फिर रुका, फिर थोड़ा दौड़ा, फिर रुका, फिर दौड़ा, और आकर के ये लगा कि भाई ये बस का नहीं है। शुरुआत सबसे कठिन होता है, मैंने कहा ना, तो वो शुरुआत थी मेरी, बहुत कठिन था। सीखने के दो माध्यम है। एक किताब, किताब जो है शिक्षा का सबसे सस्ता माध्यम है और सबसे सुलभ है। कोई चीज सीखना है तो हमारी कम से कम 3 ज्ञान इंद्री काम करनी चाहिए। सेंस आपका काम कर गया सीखने के दौरान, तो वो चीज आपको याद हो जाएगा परमानेंट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का ही बहुत धन्यवाद। कम से कम आप मेरे लिए, अगर आप लोग यहां पर आए हैं तो मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं है। यहां खड़े होना लोगों के सामने एक आसान काम नहीं है। कहते हैं कि सबसे कठिन काम है शुरुआत। सबसे कठिन काम है शुरुआत। किसी भी चीज की शुरुआत सबसे कठिन होती है। चाहे आप स्टडी करें, स्टडी में कोई मैथमेटिक्स होगा, बच्चे को देखिएगा कि पहली बार हम जोड़ देते हैं एकदम बिल्कुल छोटे बच्चे को, और उसको कुछ नहीं पता होता है, बोलते हैं कि उंगली पर गिरो 1 2 3 4, और वो उसमें भी 1 2 3 4 कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो सीखा नहीं होता है। तो शुरुआत सबसे मुश्किल होती है। जब वहां से मैं यहां आया, सबसे मुश्किल मेरे लिए वही होता है और सभी के लिए होता है। इस जगह पर बोलना आसान नहीं है, फिर भी आप लोग जो क्लैपिंग किए उससे हिम्मत मिल रहा है। मैं सुधाकर सिंधु अपना परिचय देना चाह रहा हूं। मेरा जन्म जो है पटना के पालीगंज इलाके में हो रखा है, और मेरी शिक्षा दीक्षा केंद्रीय विद्यालय रांची में मैंने पढ़ाई किया है। अब +2 मैंने केवी में पढ़ाई किया रांची में, और लगभग उस समय मैं 18 से 19 साल के बीच में था। उस समय मेरा सिलेक्शन सीआईएसएफ में कांस्टेबल जीडी के पद पर हुआ था। बट उस समय मेरे पास में 2 रास्ते थे जाने के। हम असल में 4 भाई बहन हैं, 1 बहन और 3 भाई। मेरे बड़े भाई साहब नेवी में मेरे से 4 साल पहले ज्वाइन कर चुके थे, और उनके सहयोग से हम 3 भाइयों बहनों की पढ़ाई हो रही थी। पिताजी भी सहयोग कर रहे थे, बट पिताजी मेरे ग्रुप सी लेवल के एम्प्लॉय थे एचईसी रांची में। तो आप जानते हैं कि स्टडी पर सबसे ज़्यादा खर्च होता है इंसान का। आप सभी लोग चूंकि अब ऐसे एज में हैं कि आप लोगों को ये हमेशा महसूस होता हो कि मेरे पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे कमियां फीलिंग कराती हैं। ऐसा कोई आप में, खास करके यंग एज में, माता पिता की चाहत कुछ और होती है, स्टूडेंट की चाहत कुछ और होती है। माता पिता चाहें कि आप इंजीनियरिंग करो और आपका मन शायद किसी और सब्जेक्ट में लगता हो, या हो सकता है कि माता पिता के पास में आपको इंजीनियरिंग कराने के लिए खर्च देने की क्षमता न हो। परिस्थितियां कई हो सकती। तो ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हुए मैंने सीआईएसएफ ज्वाइन किया। लेकिन ज्वाइन करना एक बहुत बड़ी बात नहीं होती, उससे पहले की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसके बारे में मैं बताना चाह रहा था कि शुरुआत सबसे कठिन होती है। 9 क्लास तक मैं कभी दौड़ा नहीं था। अप टू 9 क्लास तक मैं कभी दौड़ा नहीं था, रनिंग ही नहीं किया था। तो एक दिन कोई बोला कि अरे वो तो भैया फौज में चले गए, तो मतलब फौज में जाते कैसे हैं? बोले दौड़ना पड़ता है फौज में जाने के लिए। क्यों, आप लोगों को भी कोई पता है दौड़ना पड़ता है? बोले मैं तो कोई दौड़ा नहीं।
बोले नहीं, सुबह 5 बजे उठना पड़ता है और उठ करके ग्राउंड में जा करके दौड़ने से और फौज में सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग ठीक है सुबह 5 बजे उठते हैं। तो एक जो मेरा साथी था उसको भी, वो भी प्रेरित हुआ मेरे साथ में, कमलेश नाम का लड़का था वो। तो मैंने बोला ठीक है मैं सुबह 5 बजे आ जाऊंगा तुम्हें उठाने के लिए और फिर चलेंगे हम लोग दौड़ने के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर जो चाहते हैं वो होता है, ईश्वर जिसको बनाना चाहते हैं वो बनता है, क्योंकि जो मेहनत करेगा वही बनेगा। मैं उसको उठाने गया, तो जब उठाने गया तो एक बिल्डिंग है जहां उठाने गया, तो वो 1 तल्ला पे रहता है और 3 तल्ला तक पूरे लोग रहते हैं। तो बाहर से मैं उसको बोला, ओ कमलेश, मान लीजिए ना, आवाज दिया मैंने, तो कमलेश नहीं उठा, लेकिन पूरा बिल्डिंग उठ गया 5 बजे। 4 बार जब कमलेश चिल्लाया तो मतलब चारों तरफ से लोग देख रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूं मेरे ही बंदा उठा नहीं, तो अब मुझे करना क्या चाहिए? मैं तो 5 बजे सुबह उठ चुका हूं अब मैं जाऊं कहां? तो 2-4 बार कहा, उसके पिताजी भी उठ गए, उसकी मम्मी भी उठ गई, उसकी दीदी भी उठ गई, सब उठ गए, लेकिन वो बंदा को उठा नहीं। उसको जाकर के हिलाए तो भी नहीं उठा। तो अब मन मार्ग में चलो हम ही चलते फिर ग्राउंड में। तो उस दिन पहली दिन मॉर्निंग में मैं दौड़ा था 9 क्लास में, 100 मीटर दौड़ा, बिल्कुल थक गया बिल्कुल, क्योंकि दौड़ा नहीं था। फिर रुका, फिर थोड़ा दौड़ा, फिर रुका, फिर दौड़ा, और आ करके ये लगा कि भाई ये बस का नहीं है। शुरुआत सबसे कठिन होता है, मैंने कहा ना, तो वो शुरुआत थी मेरी, बहुत कठिन था। अगले दिन लेकिन जब मैं वापस आया तो मैंने ये देखा कि बहुत लोग बहुत लंबा दौड़ रहे थे, 10 किलोमीटर दौड़ रहे थे, कोई दौड़ता ही रह रहा था। ग्राउंड में ऐसे ऐसे लोग थे कि उनको देख करके मेरा मोटिवेशन बढ़ गया कि वो दौड़ सकते हैं। ठीक है, और एक कोई बोला कि नहीं आज कम होगा तो कल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो उनकी बातों पर विश्वास करते हुए अगले दिन फिर निकला, और ऐसे करते करते धीरे धीरे रनिंग अच्छी हो गई। इसके बाद किसी ने कोई मुझे जानकारी दिया कि आप बाकी स्पोर्ट्स खेलोगे ना, हाई जंप करोगे, लॉन्ग जंप करोगे, ये सब चीजें करोगे तो आप इसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा आप में। तो फिर मैंने उस समय जो स्कूल के जो केवीएस के जो जितने भी स्पोर्ट्स है ना, उसको मैंने अटेंड करना शुरू किया। वो चाहे हाई जंप का कोई कंपटीशन हो, चाहे लॉन्ग जंप का कंपटीशन हो, रनिंग कंपटीशन हो, कंपटीशन अटेंड जरूर किया। कुछ में मेडल लगे, क्योंकि एक इंसान शायद सभी चीजों के लिए तो बना नहीं है, हर इंसान के अलग रूप है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई लंबा है। तो जो मेरी जो अपनी इफिशियंसी थी उसके अनुसार मैंने जिस जिस क्षेत्र में मेडल पाया वहां उपलब्धि हो गई। तो स्पोर्ट्स उपलब्धि कुछ हुई, जैसे मैं वॉलीबॉल जब मैंने प्रैक्टिस किया तो वॉलीबॉल अच्छी प्रैक्टिस हो गई, तो मैं अपने केवीएस नेशनल तक में अचीव किया। इसके साथ जब रनिंग किया तो रनिंग मेरी इतनी अच्छी हो गई कि मैं अपने स्कूल में सबसे पहले फर्स्ट किया 11वीं क्लास में आने के बाद में। वहां से जब निकला तो जो क्लस्टर लेवल का गेम होता है उसमें भी मैंने फर्स्ट किया। उसके बाद जो रीजनल गेम होता है, जो उससे भी आगे जो पूरे बिहार, पटना वो रीजन होते हैं, जो उसमें झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 3 स्टेट थे, तो उसमें भी मैंने फर्स्ट पोजीशन किया। जो कि मैं कभी 100 मीटर पहली बार दौड़ा और मैं हार मान रहा था कि शायद मैं दौड़ नहीं पाऊंगा, और मेरे अचीवमेंट, मेडल्स मेरे बढ़ते चले गए। नेशनल में जाने के बाद में मेरा पोजीशन थोड़ा डाउन हो गया, क्योंकि वहां पर तो सभी स्टेट के आते हैं। तो ठीक है, शायद मेरा मानना है कि वो मेरी अपनी इफिशियंसी होगी। स्टडी भी एक तरफ चलता है ना, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हमें स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, पढ़ाई भी करनी होती है। पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपना होता है कि मेरा बच्चा जीवन में कामयाब होगा। तो शुरुआती दौर में जैसे कि हम लोग बिहार, यूपी, हरियाणा, ये जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, यहाँ इंग्लिश बहुत कमजोर होता है, शायद ही कुछ लोग बोल पाते हैं या समझ पाते हैं। द्विभाषी बहुत कम लोग होते हैं कि 2 भाषा सीख पाए। मतलब ये मात्र हम ये बोलेंगे 3 से 4% लोग ऐसे होते हैं जो द्विभाषी होते हैं। बाकी सभी एक भाषा को बहुत अच्छे से जानते हैं, एक भाषा को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उस भाषा में। तो उस कारण से इंग्लिश मेरा कमजोर था। अब आप में कितनों का कमजोर है, अच्छा है, मैं नहीं
उस बारे में बात करना चाहता हूं। लेकिन इंग्लिश मेरा भी कमजोर था, मैं दो भाषा समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन मेरा हिंदी बहुत मजबूत था। हिंदी भाषा में घर में जैसे मान लीजिए मगही भाषा का वार्तालाप होता था और स्कूल में हिंदी में बातें करते थे। इंग्लिश तो सिर्फ हम लोग पढ़ते थे और लिखते थे, तो बोलेंगे कैसे? अभी आप लोग भी ये चीज सोचिएगा कि जो चीज आप बोलेंगे नहीं तो उसको कैसे अच्छा सीखिएगा। लैंग्वेज तो बोलने की चीज है, तो जब तक बोलने का मौका नहीं मिलेगा आप नहीं बोल पाएंगे, हम नहीं बोल पाएंगे। तो उस कारण से अब मेरे पास में 3 सब्जेक्ट इंग्लिश में थे। साइंस इंग्लिश में था, इंग्लिश में था और मैथ्स भी इंग्लिश में था। इन तीनों में भोंदू था मैं। इसलिए बोल रहा हूं कि अपना अनुभव दे रहा हूं, लेकिन कामयाब कैसे होते हैं वो भी मैं सिखाऊंगा। पहले मैं कमजोरी बता रहा हूं, फिर मजबूत पोर्शन बताऊंगा। मजबूत पोर्शन से फिर क्या होता है, क्या फायदा होता है। तो 9 क्लास तक थोड़ा सा कमजोरी था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, ये कमजोरी नहीं रहने देना है। इंग्लिश अगर मेरे ऊपर हावी हो रहा है तो मुझे इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। तो सीखने के 2 माध्यम हैं। एक किताब जो है शिक्षा का सबसे सस्ता माध्यम है और सबसे सुलभ है। अगर जिस इंसान ने किताब अपने हाथ में रख लिया और ठान लिया कि मैं इससे ही सीखूंगा, तो उससे सस्ती पढ़ाई नहीं। और सबसे कॉस्टली है टीचर। शिक्षक सबसे कॉस्टली है, क्योंकि शिक्षक एक इंसान है, उनका एक परिवार है। वो अपने आप को पालने के लिए उनको पेमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सबसे महंगे शिक्षक होते हैं और सबसे सस्ता किताब होता है। लेकिन शिक्षक ही किताब लिखते हैं। किताब कौन लिखता है? शिक्षक ही किताब लिखते हैं। तो वो अपने गुण को किताब में भर देते हैं। बट प्रॉब्लम कहां पे आता है? हमारी इंद्रियों में समस्या है। वो समस्या नहीं है, एक हम उसको प्रकृति कहेंगे। हमारी इंद्रियों की एक प्रकृति है कि अगर हमें कोई चीज सीखना है तो हमारी कम से कम 3 ज्ञानेंद्रिय काम करनी चाहिए। हमारी ज्ञानेंद्रियां 5 होती है, आप सभी को पता होगा। देखते हैं आंख से, सुनते हैं कान से, गंध लेते हैं नासिका से, स्पर्श होता है त्वचा से और स्वाद लेते हैं जिह्वा से। इसमें से अगर कोई भी 3 सेंस आपका काम कर गया सीखने के दौरान, तो वो चीज आपको याद हो जाएगा परमानेंट। इसलिए शिक्षक का महत्व ज्यादा हो जाता है, क्योंकि शिक्षक से आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, स्पर्श करके लिख भी रहे हैं, उदाहरण स्वरूप आप समझ भी रहे हैं। तो किताब से आसान शिक्षक हो जाते हैं, क्योंकि शिक्षक के माध्यम से होता क्या है कि ये आपकी सारी इंद्रियां लगभग काम कर जाती। किताब में कई बार ऐसा नहीं होता। किताब में सिर्फ हम देखते हैं, सुनते तो है नहीं, सिर्फ देखे और दिमाग में ले गए, न स्पर्श हुआ, न स्वाद लिए, न गंध आया, तो कैसे याद होगा? किताब से सीखना सबसे मुश्किल काम है। तो करना क्या चाहिए किताब से पढ़कर सीखने के लिए? कि हमारे 3 इंद्रियां काम कर जाए। तो उसके लिए करना क्या चाहिए? देखना चाहिए, उसको लिखना चाहिए। देखना चाहिए, उसको लिखना चाहिए और लिखकर बोलना चाहिए। और बोले हुए चीज को आप रिकॉर्ड कर लो, उसको दोबारा सुन लेना चाहिए। अगर आप किताब से पढ़ रहे हो तो आपको परमानेंट याद हो जाएगा। ये मेरा एक अपना अनुभव है आप सभी के लिए। स्टडी में खास करके, कोई भी स्टडी आप देखो, दिमाग में बिठाओ, उसको लिखो, फिर बिना देखे लिखो, उस चीज को बोलो। आपका मोबाइल है आपके पास में, सबके पास मोबाइल है, रिकॉर्डिंग जानते हैं, अपने आवाज को रिकॉर्डिंग करो, आप बोल करके रिकॉर्डिंग करो, उसको कान में सुन लो, वो याद हो जाएगा। और ये देखिए कि ये सब चीजें हमने वहां पर इंप्लीमेंट करना शुरू किया। कि कोई, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे मेरे एक शिक्षक थे जो कराटे ट्रेनर थे हमारे, श्री राजेश सिंह, जो इस बात को हमको उस दिन बताए थे कि बेटा याद करना है तो
ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगा। पढ़ाई भी अच्छी हो गई। 11वीं क्लास में, जो कि मैं बहुत कमजोर स्टूडेंट 35-36 पर रहता था, ये काम करने से 11वीं क्लास में मैं सेकेंड पोजीशन पर था। मैं 11वीं क्लास में अपने क्लास में मैं सेकेंड पोजीशन पे आ गया था, जो कि बहुत कमजोर स्टूडेंट था। मैं सच बता रहा हूं, 10 से नीचे में 10th में मेरा सेकेंड डिवीजन था, 48% मात्र। लेकिन +2 में आने के बाद मेरा 64% सीधा +2 में आया। सीआईएसएफ का टेस्ट दिया और उसमें क्वालिफाई कर गया आसानी से। क्यों? क्योंकि इतने सारी चीज हमको मिल चुके थे। रनिंग भी मिल गया, जितने स्पोर्ट्स सब अटेंड कर लिए, कराटे ज्वाइन कर चुके थे। तो कराटे सीखने के कारण क्या हुआ, अपने कराटे एक बहुत बड़ी एनर्जी है, कराटे एक आर्ट है। जब आप कोई एक आर्ट को बहुत अच्छे से सीखते हो ना, आपके बाकी सारी चीजें सराउंडिंग, आपके सब चीज, आपका बोली अच्छा हो जाएगा, आपका लोगों से इंटरेक्शन अच्छा हो जाएगा, इंटरव्यू अगर आपका अच्छा हो जाएगा, आप किसी के सामने बोलने में कभी हिचके नहीं, घबराएंगे नहीं, आपके अंदर जो बातें हैं वो निकलते चली जाएगी। तो इतनी सारी चीजें होती है जब आप एक कोई आर्टिस्ट बनते हो, कोई भी आर्टिस्ट, चाहे आप म्यूजिक आर्टिस्ट बनो, चाहे आप कराटे आर्टिस्ट बनो, चाहे आप बॉक्सिंग आर्टिस्ट बनो, कोई एक ऐसा आर्ट जरूर अपने अंदर अपनाओ जिसमें आप बहुत अच्छे हो। इवन हम ये बोलते हैं कि अगर आप कहीं पर आप बहुत अच्छा खाना बनाने जानते हो ना, तो उसमें आप अपना आर्ट दिखाओ। जैसा 5 स्टार होटल में क्या होता है, भोजन का आर्ट बनाते हैं तरह तरह के, और परिसते हैं वो, मतलब समझिए कि जो कच्चा माल जो 20 रुपए का है वो 2000 रुपए का बना देते हैं, वो सिर्फ आर्ट से। आर्ट में वो क्वालिटी है कि यदि आप आर्टिस्ट हो तो अपने कच्चे माल, मतलब रॉ प्रोडक्ट को आप उसको कई गुना ज्यादा रेट पर बेच सकते हो। हवाई जहाज अगर ना उड़े तो उसका क्या रेट होगा? अगर आपका मोबाइल काम न करे तो कितने रुपए का बिकेगा? कोई मूल्य नहीं है ना, वो तो प्लास्टिक का डब्बा, आप फेंक दीजिएगा उसको। तो उसके अंदर जो आर्ट भरा हुआ है ना, कीमत उसकी है, अब बहुत कीमत है, मुंह मांगे कीमत पर बिकता है। जबकि इसका कोई रेट नहीं, 10,000 रुपए का रेट नहीं है इस मोबाइल का, लेकिन इसके अंदर में जो उन्होंने आर्ट, जो गुण उसमें भर दिए, उसके कारण वो बहुमूल्य हो गया। वो उनकी मर्जी के रेट पर हम खरीद रहे हैं। कंपनियां तय करती है आपस में कि कितने रेट का बिकेगा, भाई इससे कम नहीं करना कोई। उनका आपस में प्लानिंग होता है कि अगर सिम में 2 स्लॉट है तो इतने रेट का बिकेगा, इसमें और जो फीचर्स है तो इतने रेट का बिकेगा। और सभी आपस में अब एक यूनिटी बना चुके हैं। इसलिए आप देखिए कोई मोबाइल का रेट आपको कम नहीं मिलेगा, बस 1000-2000 के आसपास में कम ज्यादा मिलेगा, उसमें कुछ न कुछ कमियां या कुछ न कुछ अच्छाइयां होंगी। तो इसलिए अपने आर्ट को डेवलप करना है। कहीं भी आर्ट हमारे जीवन को डेवलप करता है। कमांडो अनुभव बताना चाहता हूं। मैंने एनएसजी में 2012 में कदम रखा, लगभग जब सीआईएसएफ में मेरी सर्विस हो गई थी, लगभग 11 ईयर्स। 2001 मैंने सीआईएसएफ ज्वाइन किया था कांस्टेबल में, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं छोड़ा। +2 के बाद ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन ग्रेजुएशन मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया वहीं पर सीआईएसएफ में, और सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया, उसमें मैं क्वालिफाई कर गया था 2010 में। तो एक छोटे रैंक से एक जूनियर कमांड मिल गया मेरे हाथ में। तो पढ़ाई नहीं छोड़ने का वो फायदा हुआ, और फिजिकल कभी छोड़ा नहीं। मतलब वो जो रनिंग है ना, आज भी करता हूं। आज वीआरएस ले चुका हूं। 2020 में मेरी 20 ईयर सर्विस कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद भी आज भी आप लोग दौड़ेंगे तो मैं भी दौड़ लूंगा आप लोगों के बीच में। हो सकता है कि आप लोग बहुत अच्छा दौड़ेंगे, लेकिन आप लोगों के बीच में मैं अच्छा दौड़ लूंगा, ठीक है। और जो आर्ट मेरे पास है वो मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा। कराटे आर्ट, बॉक्सिंग आर्ट, योगा आर्ट, ये आर्ट मेरे अंदर में अभ्यास से बना हुआ है, तो वो अभ्यास मैं आपको भी करा दूंगा। स्पोर्ट्स में एक फायदा क्या है कि राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने जितने भी डिफेंस फोर्सेस हैं, रेलवे है, जितनी भी सरकारी विभाग है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, चाहे एक्साइज डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की,
उन सब में एक स्पोर्ट्स कोटा होता है और स्पोर्ट्स टीम होता है। एक स्पोर्ट्स कोटा होता है जो कि 10% होता है, और स्पोर्ट्स टीम होता है जो टीम उनके विभाग के तरफ से खेलती है हर खेल को। तो अभी इस एज में अभी डिक्लेयर्ड है कि यदि आप नेशनल में कोई भी मेडल जीतते हैं तो सरकारी नौकरी आपको मिलेगी स्केल 2 लेवल की, मतलब एक क्लर्क लेवल की, एक कांस्टेबल की लेवल की नौकरी तो आपको नेशनल में मेडल देते ही आपको मिल जाएगी पक्की। आपको ऑफर दिया जाएगा कि आप श्रीमान आइए और हमारे एजेंसी को ज्वाइन कर लीजिए, हम कृतार्थ होंगे। ये गवर्नमेंट का डिक्लेरेशन है स्पोर्ट्स से। ये नॉर्मल एजुकेशन में नहीं है। नॉर्मल एजुकेशन में आपको बहुत पढ़ना है और कंपटीशन अटेंड करना है, उसमें आप मेरिट में आएंगे तो सिलेक्शन होंगे। स्पोर्ट्स में एक फायदा है, आप मेडल दीजिए और नौकरी पा लीजिए। नेशनल पे स्केल 2 जो कि कांस्टेबल या क्लर्क लेवल हम बोलेंगे सिविल में, अगर आपने इंटरनेशनल किसी एशियन गेम में अगर आपने मेडल दे दिया तो सब इंस्पेक्टर रैंक या उसके इक्विवेलेंट, ग्रेड 6 बोलते हैं उसको, ग्रेड 9 है वो सब इंस्पेक्टर स्केल जो 4200 का होता है, वो आपको बना दिया जाएगा। अगर आप डिपार्टमेंट है तो बना दिया जाएगा, और नहीं है तो आपको ऑफर दे दिया जाएगा कि आइए आप हमारे यहाँ पर आप जो है एजुकेशन ऑफिसर के रूप में या आप हमारे यहाँ एक इंस्पेक्टर के रूप में ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने कॉमनवेल्थ में मेडल दे दिया या ओलंपिक में मेडल दे दिया तो आपका डीएसपी एसडीएम रैंक पक्का है, पक्का, मतलब आपको जो है ऐसे दे दिया जाएगा। जैसे मेरी कॉम है, निखत जेरीन है, या कोई भी जो इस तरह के जो मेडलिस्ट हैं वो सभी डीएसपी रैंक पर हैं आज की डेट में, या एसडीएम रैंक के इक्विवेलेंट हैं। स्पोर्ट्स में ये फायदा है। तो यहां आने का मेरा 2 पर्पज है। एक तो मोटिवेशन आपको करना कि शिक्षा सबसे बड़ा यंत्र है, स्पोर्ट्स भी शिक्षा का ही पार्ट है, स्पोर्ट्स भी शिक्षा का है। जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स है, मतलब ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये सरकार की योजना है, इसको पढ़े बिना हम आपको कामयाब होने ही नहीं देंगे। तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप मन मार के पढ़ो। लेकिन इससे जो एडिशनल सब्जेक्ट्स है, जैसे ड्राइंग है, पेंटिंग है, स्पोर्ट्स के जितने भी स्पोर्ट्स हैं, योगा है या कोई आर्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, बट ये एडिशनल सब्जेक्ट है जिस पर सरकार ने जोर नहीं दिया। जरूरी नहीं है आपके लिए, बस ये बोल दिया कि आप चाहो तो इसमें भी आप आगे बढ़ सकते हो। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि जो हमारी कंपलसरी सब्जेक्ट्स है इसमें भीड़ हो गया है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस में भीड़ हो गया है कि वो कंपलसरी सब्जेक्ट है, सबको पढ़ना है, कंपटीशन बहुत हाई है। अब जो इसके साथ कोई भी 2 से 3 कोई अलग सब्जेक्ट की तरफ जो जाएगा उसका अचीवमेंट मिलना तय है। क्यों? क्योंकि यहां पे बंट जाएगा ना। जैसे बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग का नाम सुनते, अभी मैं मनी जी से बात कर रहा था कि बॉक्सिंग का नाम सुनते ही 99% तो ये बोलते हैं भाई हम मुक्का तो नहीं खाएंगे। कौन खाएगा मुंह पे मुक्का? जो है आप देखें बॉक्सिंग गेम सीधा फेस पे पंच लगता है। तो ज्यादातर लोगों का दिमाग में क्या होता है, मुंह पे खाई बार नकवा टूट जाए, है कि नहीं? ऐसा होता है ना, नाक टूट जाएगा या फिर नुकसान हो जाएगा। लेकिन ये आर्ट है। अगर आप अच्छे से 2 से 2.5 साल अगर आप सीख लिए, बाई मिस्टेक आप पंच खाओगे, बाई मिस्टेक, फिर तो पॉइंट का गेम हो जाएगा कि गलती से लगा उसको 1 पॉइंट मिल गया, ना के बराबर खाओगे आप। ऐसा आर्टिस्ट बन जाओगे यदि आपने अभ्यास कर लिया। जैसे मैथ्स का अच्छा अभ्यास हो जाता है और आपके सामने मैथ्स आता है, फटाफट बनाने लगते हो, लेकिन नहीं आता है तो ऐसे देखते रहते हो, कभी टीचर को, कभी एग्जामिनर को, कभी खुद को। क्यों? जब नहीं आता तो ये हालत हो जाती है। तो बॉक्सिंग में भी वही चीज है, कराटे में वही चीज है। बॉक्सिंग एक सबसे सस्ता गेम है, मतलब आपके हाथ में सिर्फ एक ग्लव्स होना चाहिए और आगे एक लड़ाका होना चाहिए लड़ने के लिए, बस। कराटे थोड़ा महंगा गेम है,
क्योंकि उसमें फिर अलग से एक ड्रेस पहनना है, वो सब करना है, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। और उसका एसोसिएशन, और उसमें मिडिल क्लास के लड़के ज़्यादा हैं कराटे में, तो वो लोग पैसे दे करके थोड़ा सा एंट्री करते हैं उसमें। बॉक्सिंग बहुत सस्ता गेम है, बस एक शिक्षक होना चाहिए जो आपको सिखा दे, और आपके हाथ में एक ग्लव्स हो जो आप आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर ले, कांटेक्ट कर ले, बस। और सिखाना मेरा काम। बात कर लेंगे हम मनीष सर से कि अगर चाहेंगे तो इसी जगह पर, जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं, इस जगह या छत पर, जैसा भी इन्वायरमेंट होगा, तो आप लोग के लिए हम एक, मेरे तरफ से शुल्क नहीं रहेगा, लेकिन हम शुल्क इसलिए रखेंगे क्योंकि मुझे अनुशासित लोग चाहिए। उस शुल्क को हम आप ही के ऊपर खर्च करेंगे, चाहे वो किट का रख रखाव हो, एरिया की मेंटेनेंस हो, तो एक नॉर्मल सा शुल्क हम जरूर रखना चाहेंगे उसमें, ताकि हम, मेरे पास ऐसा ना हो कि हम जीडी कॉलेज में फ्री में सिखाते हैं, लेकिन होता क्या है, मैं आता हूं 5 बजे, अब वो आएंगे 5:30 बजे, मन टूट जाता है ना। अब मान लीजिए मैंने फ्री में रखा है और मैं गुरु आ गए 5 बजे, सोच रहे हैं कि भाई कोई आ जाए क्लास में, तो गुरु जी भाई कोई मिल नहीं रहा है। अब अगर स्टार्ट कर दिए क्लास, दो लड़के आए, स्टार्ट किए, एक आ रहा है धीरे धीरे, सर आ जाएं, हम लोग तुम्हारा वार्म अप भी नहीं हुआ, अब आकर अभी करोगे अपना इंजरी करा लोगे, क्योंकि हर चीज का एक तैयारी होता है। पहले स्ट्रेचिंग करते हैं, फिर वार्म अप करते हैं, वार्म अप के बाद टेक्निकल ट्रेनिंग होता है, टेक्निकल ट्रेनिंग के बाद में फिर हम उसको हम फाइट कराते हैं। ऐसे नहीं है कि आए और आपस में लड़ा दिए, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो वो आधे रास्ते में आने वाला सिस्टम नहीं बने, इसलिए हम थोड़ा सा ऐसे ही लोगों को रखेंगे जो वास्तव में उस चीज के प्रति सिंसियर होंगे। तो उससे ही कम से कम होगा, जब किसी का कुछ अर्निंग निकलता है ना, तो आदमी बहुत डिसिप्लिन होता है। जैसे आजकल देखिएगा कि ट्रैफिक में चालान बढ़ा दिया गया है, मतलब जो कि 100 रुपया चालान होता था उसको 2000 रुपये कर दिया गया है। अब हर कोई टाइट है, चुपचाप हेलमेट पहनते हैं और रोड डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं। तो सिर्फ कुछ मेरा चला ना जाए उसे कारण इतना अनुशासन बन गया है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट हमारी सख्त होते जा रही है, सख्त होना मजबूरी है। आज आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जब से अभी गवर्नमेंट अभी बदली है, बदला सा माहौल दिख रहा है हर जगह पर। बोले नहीं, पहले हमको सरकारी जमीन दे दो भाई, मेरा जमीन हमको दे दो। अरे तो ये भी तो मेरी जमीन है सर। लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो बदलेगा समय, बगल में हमारा चीन है, अमेरिका है, सब दबाव डाले हुए हमारे देश के ऊपर। यहां पर जो रिश्वतखोरी है, पसंद आ रहा है क्या आपको? आप जहां जाते हो वहां पर रिश्वतखोरी हो रहा है। अब बगल में कोई चीन है, बोला नहीं हम आपको ऐसा ऑफर करते हैं आप देशवासियों को कि हम आपको घूस नहीं लेने देंगे किसी को, आपको जो भी होगा गवर्नमेंट करेगा। तो लोग चीन की तरफ भाग जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आज हमारे गवर्नमेंट की मजबूरी है कि उसको सुधार करना ही पड़ेगा, वो मजबूर है, नहीं तो उसका शासन चल नहीं पाएगा। हम सभी को डिसिप्लिन होना पड़ेगा, हम सभी को, एक एक आदमी को होना पड़ेगा। चाहे हम 2 BHK में रहे, 1 BHK में रहे, चाहे अपार्टमेंट में रहे, लेकिन जहां भी रहें हमें अनुशासित अब होना पड़ेगा। समय की मांग है ये। हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। हम कितना भी बोल ले कि वो बुरा है, ऐसा हो रहा है, हम गरीब हैं, हम अमीर हैं, तो आ ना देखो ना, उखाड़ लो। और कोई बोलेगा हम गरीब हैं तो हमको छोड़ दीजिए, नहीं, अब नहीं छोड़ेगा, वो मजबूर है। वो ना गरीब को छोड़ सकता, ना अमीर को छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता आज, क्योंकि उनको डेवलपमेंट के लिए जमीन चाहिए, जमीन को देने को तैयार नहीं है। मतलब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, आज सिचुएशन की बात है ये। आज चाहे जो भी पार्टी आएगी ऐसा काम करेगी। तो समय हम ज्यादा नहीं लेना चाह रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं से अपना समय, बहुमूल्य समय छोड़ करके यहाँ बैठे हुए हैं। बट हो सकता है कि मेरी जो ये बात है आप लोगों के जीवन में कहीं काम आ जाए, कहीं दोबारा मौका मिले इस तरह से, चाहे बैठ के बात करने का या चाहे हम क्लास लेने का आपका मौका मिले, तो आप लोग अटेंड जरूर कीजिएगा, ठीक है। एक बार देखिएगा, अटेंड करके हम पहला 1 वीक फ्री रखेंगे सभी के लिए। पसंद आएगा तो आप लोग अटेंड कीजिएगा, और नहीं आपको लगता है कि नहीं इससे बेटर आप कहीं किसी और फील्ड में कर सकते हैं तो करना चाहिए आपको। जिस फील्ड में आप अच्छे हैं उसमें आपको अच्छा करना चाहिए।
शुरुआत मैंने लास्ट में फिर कहा, जाते समय भी शुरुआत कह रहा हूं। जब रॉकेट चंद्रयान यहां से छोड़ा गया ना, 50% जो ईंधन है वो पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़ने में खर्च हो जाता है। पता है आपको? 50% ईंधन इस गुरुत्वाकर्षण को छोड़ने में खत्म हो जाता है। उस ऑर्बिट से चंद्र तक जाने में 5% भी ईंधन नहीं लगता है। इतना आसान हो जाता है। शुरुआत बहुत कठिन है, लेकिन उसके बाद इतना आराम की जिंदगी है कि आप सोच नहीं सकते। आज मैं कमांडो एक्टिविटी सब कर लिया और आज उनके कारण आज मेरा जीवन आसान हो गया। आज वीआरएस ले लिया हूं, फ्री फोकट का भी कुछ नहीं करता हूं, 45,000 रुपए का पेंशन मेरे अकाउंट में गिर जाता है। वो हार्ड था, आज आसान हो गया। कुछ नहीं, आज ऐसे बोल रहा हूं ना, बस शायद मेरे को बोलने का पैसा, मेरे को 45,000 रुपए तनख्वाह मिल रहा है, ऐसे मैं सोच रहा हूं। और उसी बल पे मैं आज आपको फ्री में क्लास देने के लिए क्षमता रखता हूं, आज दे रहा हूं मैं। मेरे पास में HFC ग्राउंड में करीब 50 बच्ची हैं जिनको मैं मुफ्त में ट्रेनिंग देता हूं और सबको बना दूं। अगले साल तक सब जो है मैं जानता हूं उसमें से बहुत लोग नेशनल इंटरनेशनल तक चली जाएगी वो लोग जो है। और अगर आप लोग जुड़ गए तो पहुंचा दूंगा मैं, वो मैं क्षमता में रखता हूं मैं। लेकिन आपको बस केवल क्या होता है, मेरे दिए हुए टाइम पर खड़ा होना पड़ेगा बस 1.5 घंटे के लिए। उस समय कुछ और नहीं, जो मैं बोल रहा हूं बस उसको पालन करना पड़ेगा। मैं आपको उस जगह तक पहुंचा दूंगा, आप सोच नहीं सकते हैं कि, और मतलब आप सोचते रह जाओगे ईश्वर ने मुझे कहां ले आए। मतलब ईश्वर लाए ना सर, मनीष सर बोले ना कि ईश्वर लाए हैं सर आपको, और आप लोग को भी वही लाए हैं। तो देखिए आगे क्या होता है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ईश्वर जो चाहेंगे वो जरूर होगा। और ईश्वर कुछ अच्छा चाहते होंगे आप लोगों के लिए, शायद इसीलिए हमको यहां पर लाए हैं। ठीक है, तो एक मौका दीजिएगा, एक मौका हम आपको देंगे। तो दोनों के देने लेने के लिए बस ये लेन देन है जीवन। ठीक है, समय का अभाव है, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो सर का, जो आपने मौका दिए।